लास्ट वीक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? किस टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे थे? आवाज आ रही है ना सबको? तो डिफ्यूजन पढ़ा दिए थे। डिफ्यूजन पढ़ा दिए थे। वो जो हम लोग एक टेबल शो किए थे, अब आपको शेयर करते हैं तो समझ में आएगा। ये टेबल बता दिए थे ना, कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नहीं हुआ था ये? यस सर। हो गया था? यस सर, यस सर। ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे डिफ्यूजन है, मान लो कि पानी में हम लोग शुगर को मिलाते हैं। एक गिलास पानी ले लिए और उसमें 2 चम्मच शुगर डाल के मिक्स कर दिए। इज इट डिफ्यूजन और नॉट? It is diffusion. इट इज डिफ्यूजन। कौन कौन बोला इट इज डिफ्यूजन? कौन कौन बोला इट इज नॉट डिफ्यूजन? Sir Muskan, it is diffusion. मीठी मुस्कान सर मोहित, डिफ्यूजन। इट इज डिफ्यूजन। ओके, 2 लोग हुए। और सर रिधिमा। रिधिमा, इट इज डिफ्यूजन। यस सर। ओके, 3 लोग हुए। और अंकित सर, कुमार भी रेज हैंड आयुष किया है। सर, इट इज डिफ्यूजन। हाँ आयुष। अच्छा 9J। 9J, ओके। अच्छा, कौन कौन से लोग हैं इसमें जो, कोई ऐसे भी है जो ये मानते हैं कि ये डिफ्यूजन नहीं है? एनीबॉडी? सत्रह 18 लोग हैं, इनमें से सबको लगता है कि डिफ्यूजन है ना? सब लोग एग्री करते हैं? Yes, sir. या कोई खिलाफ भी है कि ना ये डिफ्यूजन नहीं है? अंकित कुमार क्यों बार बार हैंड रेज कर रहा है? हाँ या ना बोलने के लिए माइक है ना तुम्हारे पास? चलो आंसर बता देते हैं। इट इज नॉट डिफ्यूजन। क्यों डिफ्यूजन नहीं होगा? क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं अपने आप से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, अब वो डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या अपने आप वो डिफ्यूज हो रहा है? वाटर में शुगर को हम लोग को मिक्स करना पड़ता है ना किसी चम्मच से। हाँ, कुछ पार्ट उसका डिफ्यूज हो सकता है, अपने आप डिसॉल्व हो सकता है। तो क्या ये अपने आप हो रहा है ये पूरा प्रोसेस? यस और नो? मोहित? सर अपने आप तो डिफ्यूज थोड़ी ना हो रहा है, उसको तो भाई सर चम्मच से डिफ्यूज यस, करना तो पड़ रहा अपने है। आप नहीं हो रहा है तो इसको डिफ्यूजन कहेंगे? नो सर। ओके, तो No, sir. क्लियर हुआ कंसेप्ट डिफ्यूजन का? हो गया सर। यस सर। चलिए एक यस वीडियो सर। तुम लोग को दिखाते हैं हम। डिफ्यूजन से रिलेटेड एक वीडियो दिखाते हैं। 2 मिनट इंतजार करोगे लोग? इसका नोट्स भेजिएगा ना? हाँ, सब आज भेजेंगे। सर उसको फेयर कॉपी पे नोट भी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, सारा इंस्ट्रक्शन भी भेजेंगे। आपको 2 कॉपी बनाना होगा, ठीक है? एक कॉपी जो है आपको जो क्लास में पढ़ाई होगा, जो पीडीएफ भेजेंगे नोट्स के फॉर्म में, उसको लिखना है। क्वेश्चन आंसर सब उसी पे लिखना है, इनसाइड भी और एक्सरसाइज का भी। और एक कॉपी बनाएंगे प्रैक्टिकल के लिए, एक्टिविटी के लिए। अभी हम आप लोग को एक वीडियो दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। साउंड भी sir. फुटा फुटा आएगा, थोड़ा सा कार्टून जैसा है, अच्छा लगेगा।
देखो इंक गिरा पानी में और अपने आप पूरा पानी में फैल जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है आपको, Yes, sir. क्या लिखा है? Diffusion is Sir, the diffusion movement the of movement. molecules from high concentration to low concentration. वेरी गुड। अब यहाँ पे That हाई means- कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने इसके थोड़ा सा पहले देखा कि इंक के ड्रॉपलेट्स गिरे, यानी उसमें जो भी डाई के पार्टिकल्स हैं, कलर के जो पार्टिकल्स हैं, वो उस ड्रॉपलेट्स में ज्यादा थे, और वाटर में क्या है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इंक, जो इंक के ड्रॉप्स है उसमें ज्यादा है और वाटर में क्या है, बहुत कम है। तो पार्टिकल्स का कम है। मूवमेंट किधर होगा, इंक टू वाटर, यानी Water. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। Low concentration. अब देखो ये पूरा वाटर जो है वो आपको ब्लू हो गया, यानी कि पूरा डिफ्यूजन अपने आप हो गया, कोई फोर्स नहीं लगाया गया अलग से। एयर के पार्टिकल्स हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि गैस है। बम्प, बम्प का मतलब समझ में आता है? उछल रहा है। सर टक्कर हाँ, टक्कर जंपिंग, जंपिंग मतलब कि वो आपस में टकरा के और जंप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बम्प। जैसे हम लोग गद्दे पे कूद रहे हैं ना, तो गद्दे से टकरा के अगर अपने आप उछल गए तो दैट इज कॉल्ड बम्पिंग। सर जैसे Bouncing. रबड़ का बॉल जमीन से टकराता हाँ, है सर। यस, वो बाउंस एंड बम्प कहलाता है, आपस सर में एक दूसरे से एयर कोलाइड को करें। सर एयर पार्टिकल को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? एयर पार्टिकल्स का अपना हम- एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। चलो खत्म हो गया। सर अभी आप बताए कि एयर पार्टिकल्स को एनर्जी अपने आप एक मिलता है। एक सेकंड, इसको बंद कर देते हैं। एयर पार्टिकल में, हाँ क्या बोल रहे थे? सर अभी आप बोले कि एयर पार्टिकल्स को एनर्जी अपने आप उसमें मिलता है, तो सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि एनर्जी उसके पास अनलिमिटेड होता है, उसको नहीं, कहीं से तो अनलिमिटेड नहीं होगा। एक इंटरवल। जैसे एयर के जो पार्टिकल्स है, गैस है, तो एयर क्या है, उसमें बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है ना। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी है ना, क्योंकि यस सर। उसके बीच में जो वैक्यूम्स है, जो स्पेसेस हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो ज्यादा है, तो कोलिजन तो उनका आपस में होगा। तो कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा, उसका टकराव से बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है वो कहीं ना कहीं से एनर्जी ट्रांस, जैसे एयर का बात करते हैं हम लोग, तो अभी गर्मी पड़ रही है, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा,
आंधी तूफान आएगा? यस सर। क्यों आंधी तूफान Yes, sir. आता है ज्यादा गर्मी No, पड़ने sir. पे? कभी मालूम है तुम लोगों को? क्योंकि सर हॉट एयर जितना सारा रहता है वो ऊपर जाता है तो उसको फिलअप करने के लिए कोल्ड एयर आता है। कोल्ड एयर आता है, वेरी गुड। तो एयर हॉट हुआ कैसे? जो हीट एनर्जी आया सन के रे से कन्वेक्शन के थ्रू, वो हीट एनर्जी एयर एब्जॉर्ब किया और वो हीट एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रहा है और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो चाहे एटमॉस्फेयर से आए, सराउंडिंग से आए, अर्थ से आए, कहीं से आए, तो एनर्जी कहीं से आ रहा है किसी दूसरे फॉर्म में और वो चेंज हो रहा है किसी दूसरे फॉर्म में। इसीलिए वो अनलिमिटेड कभी एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। एनर्जी तो ऐसा नहीं है कि स्टोर करके रखा जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो डिफ्यूज, अच्छा एक चीज इसमें छूट गया कि डिफ्यूजन जैसे आपको है, पानी में अगर हनी डालते हैं तो क्या वो डिफ्यूज हो जाएगा आसानी से पूरी तरह से? नो सर। No, sir. No, sir. लेकिन अगर No, पानी sir. गर्म हो तो, या पानी को बॉयल कर दे तो Yes, सर वो sir. जल्दी होगा। Yes, अब sir. जल्दी हो जाएगा। Yes, sir. यानी कि डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। जैसे आप गरम खाने, आपको क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में, गरम खाने की जो खुशबू है वो दूर से ही पहुंच जाती है। अब आपके घर में किचन में कोई अच्छा पकवान बन रहा है, आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, वहां भी खुशबू पहुंच जाती है। पड़ोस के घर में अगर सटा हुआ घर है, वहां कुछ अच्छा पक रहा है तो उसकी खुशबू आपके घर पे आ जाती है। लेकिन ठंडा खाना आपके बेडरूम में भी रखा रहेगा, आपको उसका स्मेल जल्दी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हीट, कोई चीज में हीट एनर्जी मिलेगा, गर्म होने का मतलब उसमें हीट एनर्जी है, तो वो हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी में, जिसके चलते जो पार्टिकल्स हैं उस फूड सब्सटेंस का, जो भी जिसमें भी एरोमा हो, खुशबू हो या बदबू ही मान लो हो, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से मूव होंगे और उतने ही तेजी से एयर में मिक्स होंगे। तो डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। गर्मी के दिनों में आपको खाने की खुशबू थोड़ी जल्दी पहुंच जाएगी, ठंडे के दिनों में आसानी से नहीं पहुंचेगी। ठीक है, सर ऐसा कोई टेम्परेचर होगा जिस पे डिफ्यूजन होगा ही नहीं? वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग चीज होगा ना। अब मान लो कि जैसे आपको नेफ्थलीन बॉल है, तो वो लो टेम्परेचर पे ही वो सबलाइम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबलाइम होगा तो उसकी खुशबू जल्दी पहुंच जाएगी, नहीं लो टेम्परेचर भी पहुंच जाएगी। और उसी के जगह पे अगर आपको मान लो कि ये जो क्या बोलते हैं आइसक्रीम है, तो उसकी खुशबू जल्दी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसका जो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स होने का जो रेट होगा वो अलग होगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर, जितना कम टेम्परेचर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लगभग किसी का खुशबू नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अगर वाटर होगा तो आइस के फॉर्म में हो जाएगा, तो आइस का कोई खुशबू थोड़े आता है। डिफ्यूजन के अलावा और किसी को कोई कंफ्यूजन? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या No, होता sir. है? कंप्रेस करना। यानी कि दबाना, एक कम स्पेस में ज्यादा को फिक्स करना, दबाना। हाँ। तो Yes, जैसे sir. मान लो कि हम लोग कभी बाहर जाते हैं टूर पे, तो ब्रीफकेस होता है ना, सूटकेस। अब वो सूटकेस में कपड़े डाल के बहुत सारे, मतलब उसका कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा हाइट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कि किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं कि इस पे बैठ जा, वो बैठ जाता है, उसके बाद उसके जीप को बंद कर देते हैं। कपड़े क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड। Solid है Solid. sir. और आपका ब्रीफकेस Solid. क्या है? सूटकेस? सॉलिड। Solid. सॉलिड। Solid है सॉलिड। sir. तो क्या सॉलिड कंप्रेस हो रहा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके। उसी तरह से गद्दे पे बैठते हैं, या जो स्पंज होता है ना, उसके ऊपर जब प्रेस करते हैं तो स्पंज दब जाता है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. In लेकिन certain situations. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सॉलिड के कॉलम में लिखा हुआ है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। तो दोनों तो कंफ्लिक्ट हो गया दोनों बात में। एक्चुअली सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। ये जो भी एग्जांपल्स हम लोग अभी डिस्कस किए, उसमें क्या होता है, जैसे कपड़े हैं तो उनके बीच में एयर
पार्टिकल्स हैं, एयर मोलिकुल्स हैं, या स्पंज है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि उसके बीच में एयर मोलिकुल्स ट्रैप्ड हैं। जब आप स्पंज पे बैठ रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं या कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं तो उसके एयर मोलिकुल्स जो उसके बीच में है वो वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो जगह बन जाती है, इसलिए वहां पे और ज्यादा कपड़ा एडजस्ट हो गया या स्पंज जो है वो गद्दा जो है नीचे दब गया। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उसके बीच का एयर हट रहा है, इसलिए ज्यादा स्पेस बन रहा है। आजकल मार्केट में वो ऑनलाइन शॉपिंग में देता है टीवी पे, जैसे जैकेट है ठंडे के कपड़े तो बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, तो उनको एक पॉलिथीन में प्लास्टिक का ये रैपर, ये क्या बोलते हैं, बैग, प्लास्टिक बैग, कैरी बैग, और उसमें एक वैक्यूम पंप से उसके सारा एयर निकाल दिया जाता है, तो एकदम पापड़ की तरह पतला हो जाएगा। उसके बाद आसानी से आप उसको कम स्पेस में अपने ये में वार्डरोब में रख सकते हैं। बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो फिर उसको खोलेंगे तो वो फिर से सही हो जाएगा। तो अभी पिल्लोज आते हैं आजकल मार्केट में, ऑनलाइन जो पिल्लोज मंगाओगे तो कंप्रेस कैसे होता है, उसके अंदर का जो भी एयर है उसको वैक्यूम पंप से निकाल दिया, तो कम जगह में वो मतलब वो कंप्रेस जैसा हो जाएगा और वो पतला हो जाएगा। तो सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं। नो सर। क्या No, कोई sir. ऐसा कर सकता है कि मान लो कि हम एक गिलास पानी लेके आए, एक गिलास पानी मान लो कि 400 ml है, अब उस गिलास को थोड़ा सा ठोक पीट के और उसमें थोड़ा सा और पानी हटा दें 50 ml या 25 ml, नो सर। नहीं हो सकता है। नो सर। यानी कि No, लिक्विड sir. को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन घर पे देखे होंगे कि शुगर कंटेनर को या सर्फ का कंटेनर है, नमक का कंटेनर है, तो मम्मी जो है उसको थोड़ा सा ठोक पीट के और ज्यादा उसमें शुगर हट जाता है। वहां भी वो सॉलिड है, वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, वो पार्टिकल्स अंदर रैंडमली का जब एयर डाले बाहर गए आ हैं, जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही, एयर हट गया उसमें। तो ये सारे प्रॉपर्टी हो गया। रिजिडिटी फ्लूइडिटी मालूम होगा, कोई सब्सटेंस sir. अगर अपने शेप में रहना चाहता है तो उसके इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं, यानी कि द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन इन इट्स इनिशियल शेप इज कॉल्ड रिजिडिटी, एंड फ्लूइडिटी मींस द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बना है फ्लूइड से, तो गैस और लिक्विड को कंबाइंडली हम लोग फ्लूइड बोलते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं हम लोग। ये 3 जो मेन स्टेट हैं, इनके अलावा 2 और स्टेट आपको इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 9 में, इसके बारे में हर हायर क्लासेज में ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा थोड़ा ज्यादा। उनमें से एक है प्लाज्मा और दूसरा है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में सुने हैं आप लोग कभी? Yes, बायोलॉजी sir. में सुने होंगे Yes, प्लाज्मा sir. मेम्ब्रेन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस सर sir. सुने हैं। State of matter, sir. हाँ, पतली Yes, sir. झिल्ली होती है। लेकिन यहाँ पे सर एक प्लाज्मा, जैसे आप थेरेपी प्लाज्मा के बारे टीवी में। कभी सुने होंगे, जैसे जब हम लोग का अभी तो एलईडी टीवी का दौर चल रहा है और उसके पहले एलसीडी टीवी का सीजन था, उसके पहले सीआरटी टीवी। टीवी के सारे प्रकार पता है तुम लोगों को ना, टेलीविजन के? यस सर। टीवी जो बल्कि सा होगा, पीछे से ऐसे मोटा सा दिख रहा होगा, पहले के बहुत सारे लोगों के घर पर अभी भी होगा, यस दैट इज कॉल्ड सीआरटी, यानी कैथोड रे ट्यूब टीवी। उसमें जो पिक्चर ट्यूब है वो पीछे जाके पतला हो जाता है, एक ट्यूब की जैसा एक आकार बन जाता है और आगे में वो फ्लैट स्क्रीन बनता है, तो उस ट्यूब को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, इसलिए उस टीवी को बोलते हैं सीआरटी टीवी। उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ तो आया एलसीडी टीवी, जिसको प्लाज्मा टीवी भी बोलते थे। दीवार में लगा दिए, पतला सा टीवी है, पतला सा सर। हाँ। उसके बाद अब आज का दौर जो है वो एलईडी, एलसीडी में पावर कंजम्पशन ज्यादा था, एफिशिएंसी कम थी, तो अब नया जो वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ वो एलईडी टीवी। तो एलईडी पे हम लोग नहीं जाना है, हम लोग को प्लाज्मा तक ही रहना है। प्लाज्मा है क्या? इसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Liquid. लिक्विड। लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? गैस। गैस। Gas. और गैस को अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तब क्या बनेगा? तब वो Plasma. आएगा, हाँ बता रहे, तो वो आएगा सुपर आयोनाइज्ड स्टेट में। जैसे आप जानते होंगे कि सन और जितने भी स्टार्स हैं उन पे हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअस जल रहा है,
हाइड्रोजन गैस जलने से वो क्या होगा कि एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होगा, जिसमें बहुत ज्यादा हीट होगा और हीट के चलते वो ग्लो बहुत ज्यादा करेगा। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इट इज द स्टेट सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज, यानी जिन गैसेज में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आयोनाइज यानी उन पे चार्ज आ जाएगा, और चार्ज होने के कारण वो आयोनाइज्ड गैसेज कहलाएंगे, और उनसे जो स्टेट बनेगा मैटर का, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। आप लोग जैसे अभी मार्केट में जाते हैं हम लोग, या टीवी पे भी देखते हैं कि दुकान के जो नाम लिखे होते हैं तो अलग अलग कलर के, किसी का ब्लू दिख रहा है, किसी का ग्रीन दिख रहा है, किसी का ऑरेंज दिख रहा है। तो आजकल सारे एलईडी से बन रहे हैं, लेकिन आज से अगर हम लोग 10 साल, ज्यादा पहले नहीं, 10 साल 15 साल पहले जाएं तो उसमें भी कलर नेम्स लिखा होता था, ज्वेलरी हाउस, ये इस तरह से। उसमें आप देखो ग्लास का ट्यूब बना होता था, अभी भी किसी किसी दुकान पे होगा, लोग का अगर पुराना वाला सही काम कर रहा है तो अभी भी होगा। तो वो जो ग्लास का ट्यूब बना होता है, उसमें जो गैस फिल होता है वो हीलियम, आर्गन या नियोन होता है, और उसमें हाई वोल्टेज जब करंट पास होता है तो वो जो गैस है वो आयोनाइज होते हैं और ग्लो करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा ट्यूब या नियोन ट्यूब। ठीक है, तो उसमें जिस कलर जो गैस डाला हुआ है उसके हिसाब से कलर उसका होगा। जैसे नियोन डाला हुआ है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, आर्गन डाला है तो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, हीलियम डाला होगा तो ऑलमोस्ट ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से वो इसके कलर चेंज होते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जब प्लाज्मा सुपर हीटेड स्टेट था तो ये जो है सुपर कूल्ड स्टेट है। ठीक है, और इसका नाम BEC क्यों पड़ा? क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनके ऑनर में ये नाम रखा गया है, क्योंकि इसके बारे में कुछ वो प्रेडिक्शन किए थे और कुछ कैलकुलेशन किए थे, इसलिए उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है। कैसे बनता है? जब वेरी लो डेंसिटी यानी कि बहुत हल्का गैस जैसे हीलियम हो गया, जब उसको बहुत सुपर लो टेम्परेचर यानी -1000 डिग्री सेल्सियस मान लो, -100 डिग्री सेल्सियस मान लो, उस पर जब ठंडा करते हैं तो एक सॉलिड मास के फॉर्म में जम जाता है, बहुत ठंडा होगा वो, और दैट इज कॉल्ड BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। प्लाज्मा हो गया सुपर हीटेड स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और BEC हो गया सुपर कूल्ड स्टेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें किसी को कोई पूछना है? नो सर। ओके, तो एक्चुअली ये इतना टॉपिक छूट गया था, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहले दिन का होमवर्क यानी फर्स्ट वीक का होमवर्क हो गया ये। इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे भेजेंगे भी हम, ये PDF उसमें रहेगा, लेकिन आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। सब लोग का हो गया? यस सर। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टेम्परेचर। जैसे आप क्लास 5 में पढ़े होंगे, व्हाट इज टेम्परेचर? तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। यानी कोई चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको बोलते हैं उसका टेम्परेचर। जैसे अभी अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि गर्म है, मतलब बाहर में ज्यादा गर्मी है। क्यों गर्मी लग रही है? क्योंकि हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस अगर है तो बाहर जाते हैं तो 32, 35 इतना मिल रहा है। तो ये इट इज कंपैरेटिव। अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे है, उसके टेम्परेचर ज्यादा है यानी वो हॉट है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर से कोई चीज अगर कम टेम्परेचर पे है तो यानी कि वो कोल्ड है। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए होता है। बिना यूनिट के, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। जैसे आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे? सर मीटर। मीटर हाँ, कपड़ा दे बोलेंगे दें। कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 2 जो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और मीटर जो हो गया वो यूनिट हो। तो यूनिट प्रॉपर होना चाहिए, जाकर 2 किलो कपड़ा तो नहीं बोलेंगे। तो उसी तरह से टेम्परेचर के 3 यूनिट है प्रेजेंट करने के लिए। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन।
सेल्सियस जो यूनिट है उसका आविष्कारक जो है इन्वेंटर वो है एंडर्स सेल्सियस। फॉरेनहाइट के जो इन्वेंटर है वो है डैनियल फॉरेनहाइट। और विलियम थॉमसन जिनको कि लॉर्ड केल्विन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने केल्विन स्केल के ये स्केल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ जी, सर द सर वो ऑब्जेक्ट विच यूनिट इज यूज्ड जिसके टू थ्रू नापा जाए कि वो कितना ज्यादा है या कितना कम है। मेरे पास एक स्केल था, जैसे जनरली हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्लास्टिक का 12 इंच 15 इंच का या 6 इंच का होता है टुकड़ा, उसको स्केल बोलते हैं। तो क्या हम लोग सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? सर सही बोलते हैं। सही बोलते हैं सर। बिल्कुल गलत बोलते हैं। उसको उसका नाम स्केल नहीं है, उसका नाम है रूलर। क्या नाम है उसका? रूलर। रूलर। लेकिन उसको स्केल जनरली कहते क्यों हैं, उसके पीछे रीजन है। वो किस काम आता है? वो जो रूलर जिसको हम बोल रहे हैं वो किस काम आता है? नापने का। क्या मेजर नापने करने का? के लिए सर। क्या मेजर करने का? सर लेंथ। लेंथ। वेरी गुड। लेंथ और डिस्टेंस मेजर करने का काम आता है। तो लेंथ जब मेजर करते हो तो आप देखते हो कि जो हमारे पास रूलर है उसके इनिशियल पॉइंट पे 0 है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका मैक्सिमम पॉइंट है वो है 6 इंचेज और 15 सेंटीमीटर। अगर इंचेज में जाए तो 6 इंच है, जो छोटा वाला हम स्केल रूलर की बात कर रहे हैं, और सेंटीमीटर में जाए तो 15 सेंटीमीटर है। तो दैट इज कॉल्ड ए स्केल। 0 to 6 inch is a scale in inches and 0 to 15 is a scale in centimeter। तो स्केल जो है एक ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइस ऐसा है जिसमें कि एक लोअर लिमिट होगा और एक हायर लिमिट होगा, और उस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेंज। यानी कि कितना रेंज से लेके कितना रेंज तक है। अब आप बड़ा वाला जैसे दुकान पे कपड़े के जाएंगे तो वो मीटर लाएगा, तो 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होगा उसमें, या 1 मीटर तक होगा। तो दैट इज कॉल्ड ए स्केल। स्केल उस प्लास्टिक के टुकड़े को नहीं बोलते, उस प्लास्टिक के टुकड़े को रूलर बोलते हैं। या जो लोहे का टुकड़ा दुकानदार लेके आ रहा है कपड़ा नापने के लिए, वो स्केल नहीं है, ठीक है ना, वो उसको भी रूलर ही बोलेंगे। इसी तरह से सेल्सियस स्केल का मतलब कि टेम्परेचर को नापने के लिए ऐसा स्केल जिसमें जो आपका आंसर आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। फॉरेनहाइट स्केल मतलब डिग्री फॉरेनहाइट में आएगा। केल्विन स्केल मतलब कि केल्विन में उसका आंसर आएगा। तो वो स्केल का एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट होगा। जैसे आप घर पे जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो कौन से स्केल में बताता है आपका टेम्परेचर, बॉडी सर टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में। वेरी गुड। और अगर हम लोग लेबोरेटरी में कोई सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करने गए और वहां पे बोला गया कि हीट करना है, तो उसमें कौन सा स्केल यूज करेंगे? उसमें हम लोग सेल्सियस। सेल्सियस, सेल्सियस। क्योंकि वहां पे 100 तक कम से कम आपको जाना है, 0 से 100 तक जाना है। तो उसमें फॉरेनहाइट में अगर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा आंसर आ जाएगा। डिफरेंट स्केल्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? जैसे आपको हम बोले कि आरा से पटना का डिस्टेंस बताइए, तो बोलेंगे कि 5 लाख सेंटीमीटर या 50 किलोमीटर नो बोलेंगे। सर। सर 50 किलोमीटर। किलोमीटर। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा नंबर वैसे वैसे बड़ा यूनिट यूज करेंगे, तो बड़ा स्केल यूज करेंगे। उसी तरह से सेल्सियस जो है वो सबसे बड़ा स्केल हो गया, और केल्विन जो है वो सबसे छोटा स्केल हो गया। और केल्विन को एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एसआई? सर Standard स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट। एक्चुअली जो आपको ये जो एसआई जो है, माउस डिस्टर्ब कर रहा है। एसआई का फुल फॉर्म हम आपको लिख रहे हैं। फ्रेंच वर्ड है जो एसआई का जो फुल फॉर्म है उसका, वो एक फ्रेंच वर्ड है। क्या लिखा है, पढ़ो तो। सिस्टम सिस्टम भी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल है, तो ये फ्रेंच में है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अगर अपने हम लोग मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या होगा?
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि कोई टेम्परेचर अपने एरिया में सेल्सियस में सिर्फ नाप रहा है, कोई जो है वो अपने एरिया में सिर्फ फ़ारेनहाइट में नाप रहा है, और एक कंट्री से दूसरी, जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे हमारे जो पहले के लोग थे, कोई सामान बेचना है तो पौआ सुने हो, पौआ की सेर पसेरी, ये सब यूनिट Yes, सुने हो sir. वजन का? पुराने लोग Yes, अभी sir. हम लोग Yes, दादा sir. नाना लोग यूज करते हैं। पौआ मतलब कि Yes. 250 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में वो 250 ग्राम नहीं होता था, 250 ग्राम होता था। तो हमारा पौआ जिसको कि 250 बोलते हैं आज के डेट में, मैं इसको इक्वल कर दिया गया है। अब वो हम अपना 250 अपने हिसाब से लेके गए और अमेरिका में बेचने गए सामान तो वहाँ पे 250 ग्राम हो गया, तब तो झगड़े वाली बात हो जाएगी कि कम लेके आप बेईमानी कर रहे हैं। तो Yes, अलग sir. अलग जो रीजन्स हैं उनमें अलग अलग यूनिट यूज होते थे, और उनके चलते जो ट्रेड होता था आपस में कंट्रीज का, उसमें प्रॉब्लम होता था। इसलिए एक सिस्टम, एक संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेजरमेंट एंड वेट, ठीक है। उसमें सब चीज का डिसाइड किया गया किसका क्या यूनिट होगा, कि मतलब इंटरनेशनली ग्लोबली उसको किस यूनिट में मेजर किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे थे, लेंथ के लिए मीटर हुआ, टाइम के लिए सेकंड हुआ, वेट के लिए आपको न्यूटन हो गया। इस तरह से बहुत सारे ये आपको ये कंसीडर किए गए और वो वही माना जाता है। उस तरह से टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट माना गया, क्या? Kelvin. ठीक है? Kelvin scale. ये हो गया आपका तीनों स्केल। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन भी है। आप इस खास करके इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लोगे, इस पेज का, ये तीनों के बीच में कन्वर्सन ले लिए रिलेशन सर। दिया हुआ। ऐसे तो सारा पीडीएफ हम भेजेंगे ही। अब आप देखो, इसमें पहला फॉर्मूला है K = C + 273। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। अगर सेल्सियस में दिया है, केल्विन में चेंज करना है तो सिंपली 273 ऐड कर देना है।